फिर सबसे लास्ट में आता है गैस। ओके, तो हमने अब तक क्या है, तीन मैटर्स पढ़े। ठीक है, पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। ठीक है, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि सॉलिड में जो एटम्स है क्या है, बहुत पास पास है। ठीक है, ये चीज हमने बहुत बार पढ़ी हुई है। लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर है, राइट, और गैस में और ही ज्यादा दूर है। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। अब देखो, एक बात बताओ, कुछ सोचो। ठीक है, एक क्लास में अगर हम 50 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप एक क्लास में गए, सपोज करो आप टीचर हो, आप स्कूल में पढ़ा रहे हो। ठीक है, आप 8th क्लास में गए, वहां 40 से 50 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर आप 9th क्लास में गए, ठीक है, वहां आप देख रहे हो कि 15 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर आप 10th में गए तो 10th में कितने बच्चे हैं, केवल 5 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मुझको ये बताओ कि सबसे ज्यादा आवाज किस क्लास से आएगी। 8th क्लास से सबसे ज्यादा आवाज आएगी, 9th क्लास से सबसे ज्यादा आवाज आएगी, या 10th क्लास से आवाज आएगी? नो डाउट 8th क्लास से सबसे ज्यादा आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे वहां पर है, राइट। क्या होगा, अगर एक साथ सारे बच्चे बैठे हैं तो आपस में बातें होंगी, टकराएंगे, राइट। तो क्या नोटिस किया गया, तो उन्होंने ये देखा कि जब भी हम अगर अलग अलग पार्टिकल्स को देखते हैं मैटर्स में, तो क्या होता है, सॉलिड में जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। ठीक है, अब अगर एक क्लास में केवल 5 ही बच्चे बैठे हैं, सपोज करो 5 बच्चे बैठे हुए हैं, एक सुश्री बैठा हुआ है, ठीक है, एक प्रशांत, एक प्रवीण, एक रहबर, ठीक है, एक हमारा हो गया कृष्ण। ठीक है, 5 बच्चे बैठे हुए हैं, क्या ये 5 आपस में बात करेंगे? बहुत रेयर चांस है कि ये आपस में बात करें। क्या होगा, एक अपने फोन में इंस्टा चलाएगा, राइट, एक पढ़ रहा होगा, एक रील बना रहा होगा, राइट। मतलब आपस में इनका इंटरेक्शन बहुत कम होगा। ठीक है, अब तुम सोचो बाहर से कोई एडमिनिस्ट्रेटर आया, ठीक है, सपोज करो स्कूल में हमारे एक एडमिनिस्ट्रेटर आया, ठीक है, अब उसके लिए किस क्लास की जांच करना या इंक्वायरी करना सबसे इजी होगा, कि वहां पर कितने बच्चे हैं, किस चीज में इंटरेस्टेड है, क्या करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, क्लास का माहौल कैसा है। अगर उसे इस पूरी चीज पे रिपोर्ट बनाकर देनी होगी, तो सबसे ज्यादा इजी किस चीज में होगा, कौन सी क्लास में होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, 8th 9th 10th, किस चीज में होगा? 10th। ठीक है, जिसमें केवल 5 बच्चे हैं, वो आराम से जा सकता है क्लास में, घूम सकता है, आसपास देख सकता है, पांचों से बात कर सकता है, राइट। हुआ क्या, तो जब ये एक्सपेरिमेंट किए गए, तब ये पाया गया कि जो गैस में जो फोर्स लगता है वो ऑलमोस्ट हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत कम होता है। तो साइंटिस्ट बड़े खुश हुए कि भाई ये चीज तो सबसे अच्छी है, मतलब ये हमको एक नया पार्टिकल, एक नया मटेरियल मिल गया, गैस, जिसमें क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स तो लग ही नहीं रहा है। तो एक चीज क्या हो गई, उनके लिए कम हो गई भाई, दिक्कत की बात। क्योंकि हर बार जब भी हम कोई रिसर्च या एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं आते। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या चूज किया, कि हम गैस की स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता नहीं है, पार्टिकल बहुत दूर दूर रहते हैं, तो इजिली हम क्या कर सकते हैं, इजिली इस पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करके हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो उन्होंने अलग अलग गैसेस निकाली, ठीक है, अलग अलग गैसेस पे रिसर्च किए कि उनके एटम्स होते क्या है। अब यहाँ पर इसीलिए आप थर्मल फिजिक्स में कभी भी हम प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, हमेशा हम किसकी बात करेंगे, कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, एटम, और एटम से मिलके हमारा क्या बनता है, मॉलिक्यूल। ठीक है, केवल इन्हीं दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इसलिए हम फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जगह इसकी स्टडी भी करते, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे पहला इन्वेंशन था। ठीक है, किसी भी पार्टिकल की एक डिटेल्ड स्टडी करने के लिए। आई इतनी बात समझ में? इतना क्लियर हुआ सबको कि आखिर हम थर्मल फिजिक्स में आइडियल या रियल गैसेस क्यों पढ़ते हैं? ठीक है,
अगर चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है, तो सब चैट बॉक्स में वन प्रेस करो, ठीक है। और कोई भी डाउट है यहाँ तक तो फिर हैंड रेस करो, ओके। चलो, तो आज हम देखेंगे हमारा फर्स्ट यूनिट आइडियल एंड रियल गैस, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, स्नैपशॉट ले लो, जो भी तुम लोग को लेना है लिखना है। ये हमारा इस क्लास का क्या रहेगा, मेन टारगेट रहेगा, ठीक है। ये चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ओके। क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन, हम देखेंगे आखिर आइडियल गैस रियल गैसेस होता क्या है, ठीक है। अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में, ओके। डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा कि राइट द assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी अलोंग विद सम एग्जांपल्स और जस्ट एक्सप्लेन द काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर शॉर्ट में देना हो तो 3 मार्क्स का देगा, अगर लॉन्ग में देना हो तो 5 मार्क्स तक का भी ये क्वेश्चन इजीली जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, ठीक है। ये वाला फिगर, सबके घर में प्रेशर कुकर होता है, ठीक है। तो आखिर प्रेशर कुकर में खाना बनता कैसे, ठीक है। कैसे उसमें प्रेशर हर तरफ लग रहा है, राइट। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। फिर आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन, डेविएशन मतलब आखिर आइडियल और रियल होता क्या है और उसके बीच में चेंज कैसे आएंगे, ठीक है। ये चीज देखेंगे। लास्ट तुम्हारा वंडरवॉल इक्वेशन, ये आप सब 11th में पढ़ चुके हैं, 12th में पढ़ चुके हैं कुछ लोग। और इसके रिजल्ट्स मतलब आखिर है क्या। बस ये 5 टॉपिक में ये चैप्टर खत्म, ठीक है। पहला यूनिट थर्मल फिजिक्स का खत्म। फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स और पीवाई क्यूज देखेंगे, जिससे एक बार तुम लोगों को क्या हो, एक आइडिया हो जाए कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे आए थे, ठीक है। चलो, देखते हैं आइडियल एंड रियल गैस। कोई बताना चाहेगा कि आइडियल गैस क्या होती है और रियल गैस क्या होती है? पढ़ा तो सबने है, 11th में पढ़ के आए हैं, 12th में पढ़ कर आए हैं, या सब सो रहे हो? कैमरा ऑन करो यार, एटलीस्ट कोई तो करो। चैट, फॉलो द राउल्स लॉ। सिर्फ जो राउल्स लॉ को फॉलो करता केवल वो आइडियल गैस होती है। अगर तुमसे कोई पूछे, ठीक है, चलो सपोज करो तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है। कोई आ रहा है, वो आके पूछ रहा है कि भैया मेरे बुक में ये लिखा हुआ है आइडियल गैस और रियल गैस, आखिर ये होता क्या है। उस बेचारे को कुछ नहीं पता। तुम उसको जाकर क्या बोलोगे कि बेटा जो राउल्स लॉ फॉलो करता है वो तुम्हारा आइडियल गैस होता है, और जो फॉलो नहीं करता वो क्या होता है, रियल गैस। वो बच्चा सोचेगा कि राउल्स लॉ है क्या। देखो, अगर जनरली हमें किसी को बताना है, ठीक है, तो आइडियल गैस क्या है, जो मैंने अभी बोला कि हमारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च की, ठीक है। जब इस गैस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने कुछ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो उन्होंने कुछ अजम्पशंस निकाले, कुछ ऐसे रूल्स निकाले कि भाई देखो ये चीज हो जाती है, ये चीज हो जाती है, ये चीज हो जाती है, राइट। आइडियली, आइडियली उन्होंने माना, ठीक है, कि ये सारी चीजें क्या होती है, एक गैस फॉलो करती है, ठीक है। तो वो आइडियल चीजें जो रियल में नहीं होती हैं, बट उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट्स के लिए या ऐसा उन्होंने मान लिया, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं आइडियल गैस, ठीक है। यानी ये कोई रियल वर्ल्ड में नहीं है, या हम बलून में जो गैस भर रहे हैं, राइट, या हम अपनी साइकिल के टायर में जो गैस भर रहे हैं, ठीक है, वो ये आइडियल गैस नहीं है, वो क्या है, वो रियल गैस है। पर जस्ट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसको हम मतलब जब हमने गैसेस की स्टडी की उस चीज को समझने के लिए, उस चीज पर जब जो कॉन्सेप्ट निकला वो क्या था, वो था तुम्हारा आइडियल गैस, ठीक है। और रियल गैस क्या होती है, जो हम रियल में जो हम फील करते हैं, राइट। ऑब्वियसली यू कांट सी द गैस, राइट। कुछ गैसेस के आप कलर्स देखते हो, राइट, बट ऑब्वियसली बाय नेकेड आइज यू कांट सी द गैस, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें जो रियल वर्ल्ड में है वो तुम्हारी होती है रियल गैस। बट जस्ट फिजिक्स मतलब एक गैस की प्रॉपर्टी को जानने के लिए, समझने के लिए जो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया गया उस टाइम पर, वो क्या था, आइडियल गैस।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ यहाँ तक? तो नॉर्मल डेफिनेशन आइडियल और रियल गैस को ये पूछेगा तो बता पाओगे? रियल मतलब जो हमारे रियल वर्ल्ड में है, आइडियल मतलब एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था गैस की प्रॉपर्टी को समझने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था क्या। ठीक है, यानी सबसे पहले जो हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बनी। अब देखो ये कैसे बनी। किसी भी चीज के लिए हम जनरली देखते हैं, तो तुम लोगों ने कई बार देखा है कि ये करंट कैसे हुआ, एम्पेयर ने इन्वेंट किया, राइट। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड फैराडे ने दिया। ठीक है, तो काफी चीजें हमने देखी, वर्क डन जूल ने दिया, राइट। एक एक साइंटिस्ट के वर्क का, एक एक साइंटिस्ट का नाम आया, यस और नो। बट काइनेटिक थ्योरी में ऐसा नहीं हुआ। काइनेटिक थ्योरी में क्या हुआ, देखो सबसे पहले इस चीज को समझो। सबसे पहले 17वीं सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट थे, बॉयल्स लॉ। अब आया यहाँ पे क्वेश्चन कुछ यार, हमने राउल्ट्स लॉ में एक हमारा बॉयल्स लॉ भी था, राइट। सबसे पहले बॉयल्स ने कुछ इन्वेंट किया, राइट। फिर 18 सेंचुरी में कौन आए, बर्नौलीज। सबने बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा है ना। फिर 18 सेंचुरी में हमारे कौन आए, बर्नौलीज आए, ठीक है। फिर 19 सेंचुरी में कौन आए, मैक्सवेल आए। मेजर जिनका कंट्रीब्यूशन था इसमें मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का। ठीक है, क्योंकि 19 सेंचुरी तक काफी चीजें क्या थी, हम कहते हैं ना, एक चीज का अपडेट हो जाना, किसी चीज के बारे में काफी चीजें जान लेना। ठीक है, फिर 19 सेंचुरी में हमारे मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन आए। ठीक है, जब इतने सारे साइंटिस्ट ने उस चीज के बारे में रीड किया, ठीक है, उस चीज को समझा, तब उसको कंबाइनिंगली, ठीक है, किसने, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने एक शेप दिया, यार बोल सकते हो, उन्होंने एक थ्योरी प्रिपेयर की ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द साइंटिस्ट, जितने भी उन्होंने शुरू में रिसर्च की, पढ़ाई की, सब की, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, उन सबको मर्ज करके 20 सेंचुरी में, देख रहे हो, मतलब 4 सेंचुरीज लग गई। जो चीज तुमको केवल इसमें कितने असम्पशंस है, काइनेटिक थ्योरी में 9 असम्पशंस है, ठीक है। और ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है, इसमें आपको फिजिक्स में ज्यादा कुछ नहीं समझना। बस ये आप जो 9 assumptions है, बस अगर आप इसको समझ के एक बार याद कर लोगे, खत्म, you'll get easily the marks, ठीक है। इस 9 assumptions के लिए कितना टाइम लग गया, 4 सेंचुरीज लग गई। ठीक है, 17, 18, 19 में जाकर, इतनी रिसर्च के बाद जाके फाइनली 20th सेंचुरी में क्या हुआ, 20th सेंचुरी में जाके फाइनली दे प्रिपेयर्ड फॉर्मूला, या हम बोल सकते हैं एक कंक्लूजन पर आए, जिसमें उन्होंने सारी चीजों को क्या किया, मर्ज किया, और उसको क्या नाम दिया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो अगर कभी कोई पूछता कि भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किसने दिया, तो मेजरली हम नाम बोलते हैं कि ठीक है, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने दिया, पर इसके पीछे क्या है, सारे साइंटिस्ट का हाथ है। ठीक है, मतलब सबने मिलके काम किया। अब देखो, एक बेसिक सी चीज समझ लो आज, ठीक है। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, मैंने अभी बोला था कि अजम्पशंस होते हैं, पर मैंने यहाँ पर लिख दिया पोस्टुलेट्स। किसी को डिफरेंस पता है पोस्टुलेट्स और अजम्पशन में, कि आखिर पोस्टुलेट्स और अजम्पशंस होते क्या है? क्योंकि ना इस चीज में बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। हाँ भाई बोलो, कोई बोलना चाहता है? हम्म, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि कई बार कोई बच्चे अजम्पशन पूछते हैं, ठीक है, पेपर में, और वो लिख कर क्या आ जाते हैं, बेटा तुम्हारी BPHCT 1 131 की क्लास आई गेस कल होगी, ठीक है, सेम टाइम पर। बताओ भाई, आप सब BSc के स्टूडेंट हो, तुम लोग सब इग्नू से हो ना, या फिर कोई किसी और यूनिवर्सिटी से भी है? हम्म, दोनों का मीनिंग सेम ही है सुश्री। ओके चलो, एटलीस्ट एक ने रिप्लाई तो किया, बाकी
इग्नू, इग्नू, ओके। तो यहाँ पे सब इग्नू से है ना। सोचो भाई सोचो। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ओपिनियन रखो यार। जूम पर क्लास हो रही है, डेट मीन्स इट इज एन इंटरेक्टिव क्लास, तो अगर आपको कुछ बोलना है तो आप भी बोल सकते हो, वरना हम तो रिकॉर्ड करके वीडियो भेज देंगे, सब पढ़ लेना, है ना। सोचो, आखिर मैंने अगर पूछा है तो मैंने पूछा क्यों होगा। देखो, आज इस चीज को समझ लो, अगर कहीं नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है। पॉस्टुलेट्स और अजम्पशन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। पॉस्टुलेट्स क्या होता है? जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई पहला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, एक किसी चीज के ऊपर नोट्स बना रहे हैं, जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, स्कूल में, तो उस टाइम पर, ठीक है, एक फाउंडेशन थॉट्स, ठीक है, फाउंडेशन थॉट्स का मतलब, तुमने एक टॉपिक उठाया, सपोज करो, ठीक है, चलो तुम लोग आज हम टॉपिक लेते हैं, सपोज करो तुमने इंस्टाग्राम उठाया, ठीक है, तुमको इंस्टाग्राम के ऊपर रिपोर्ट बनाना है। तो अब इंस्टाग्राम के ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए अगर तुमको नहीं पता है, राइट, तो तब आप क्या सोच सकते हो, कुछ कुछ चीजें आप ये देख सकते हो। चलो मैंने सोचा कि भाई इंस्टाग्राम एक ऐप सा लग रहा है, ठीक है, तुमको नहीं पता, ठीक है, क्या है इंस्टाग्राम, कैसे यूज करते हैं, कुछ नहीं, बस तुमको उसके लिए प्रोजेक्ट बनाना है। तो तुमको ऐसे लग रहा है चलो ठीक है, ऐप है, उसमें काफी हमारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ लोग अपने फोटोज भी डाल सकते हैं, थॉट्स भी शेयर कर सकते हैं, वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है लोग इसमें बात भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तो जो चीजें आप सोच रहे हो, ठीक है, किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जिनका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, ठीक है, मैं फिर से बोलूंगी, एक बार समझो, कोई भी चीज जब हम रिसर्च कर रहे हैं या हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम जो फाउंडेशन थॉट्स रखते हैं, समझने के लिए कि भाई ये चीजें हो सकती है, जैसे हम कहते हैं ना, किसी एक चीज को देख कर पलट कर हम अंदाजा लगाते हैं, जैसे मम्मियां करती हैं, क्या करती हैं, बाहर लेके जाओगे, आप उनके लिए कोई भी एक डिश लेकर आओ, आप पिज्जा लेकर आ जाओ, बर्गर लेकर आ जाओ, तो वो देख कर क्या कर लेती है, पूरा अंदाजा लगा लेती है, ठीक है, टेस्ट कर कर अंदाजा लगा लेती है कि इसमें काली मिर्च है, इसमें पेपर है, या इसमें हो सकता है शिमला मिर्च है, राइट। तो जब हम किसी चीज का एक अंदाजा लगा के एक फाउंडेशन थॉट्स लिखते हैं, ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं पॉस्टुलेट्स, ठीक है। मतलब एक बेसिक नोट्स, ठीक है। और अजम्पशंस क्या होते हैं? इन पॉस्टुलेट्स के बेसिस पे जब हम उसकी थ्योरी लिखकर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, अजम्पशन किससे मिलके बना हुआ है? अज्यूम से। यानी जब हम मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, या ऐसा हो रहा है, ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं अजम्पशंस, ठीक है। तो अगर आज के बाद दो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी या राइट द अजम्पशंस, दोनों चीजें क्या है, एक है या अलग है? क्लियर हुआ सुश्री? तो क्या होता है पोस्टुलेट और क्या होता है assumption? जब भी किसी चीज के लिए हम एक फाउंडेशन, एक बेसिक थॉट प्रोसेस लेते हैं, कोई चीज नोट करके रखते हैं उस चीज पे वर्क करने के लिए, उसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स, ठीक है। और जब हमने सोच लिया, जब हम रिसर्च करने पर आ गए और वहां पर हम अज्यूम किए कि चलो ठीक है, ये चीज हो रहा है, ये चीज हो रहा है, ये चीज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं assumption। तो ये गलती ना दरअसल बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्या मैंने बहुत बार देखा है एग्जाम्स में, कि पूछता पॉस्टुलेट से और वो अजम्पशंस लिख कर आ जाता है। और मुझको अभी तक याद है कि कॉलेज में जब हम लोग थे तो हम लोग के प्रोफेसर्स भी इस चीज पे बहुत डांटते थे कि भाई उसमें पॉस्टुलेट पूछा गया है, तुमने अजम्पशन क्यों लिखे, जब ऐसे टेस्ट होते थे, राइट। तो आज ये चीज नोट कर लो कि पॉस्टुलेट अलग है, अजम्पशन अलग है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? ठीक है। मैम हाँ सुश्री बोलो। मैम हमारे बुक में पोस्टुलेट है, एजम्पशन नहीं है। मान लो। ओके।
हाँ। तो फिर अगर क्वेश्चन में आया कि assumption ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हम्म। तो हमारे पास तो assumption नहीं है, तो फिर क्या हम पोस्टुलेट लिस्ट लिख सकते हैं? assumptions मैं शेयर करूंगी, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। ओके। ओके मैम। ठीक। तो चलो देखते हैं। पोस्टलेट्स यानी सबसे पहले उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, देखो। गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स सच एज मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने मान लिया कि भाई गैस क्या है। गैस में बहुत सारे एटम्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, या तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर एटम्स। ये चीज उन्होंने पहली चीज जानी। ठीक है। दूसरी चीज क्या देखी कि गैस पार्टिकल हमेशा एक कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करते हैं। कंटिन्यूअस रैंडम मोशन का मतलब होता है कि हमेशा हिलते रहते, कभी भी एक जगह पर रुकते नहीं है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप बोलो कि मैम गैस है तो एक बार तो थक कर रुकेगा ना, नहीं। हमेशा क्या करेगा, ये एक वाइब्रेटिंग सिचुएशन में रहेगा। हमेशा एक ना एक मोशन करता रहेगा, या फिर ऊपर या फिर नीचे या फिर साइड या फिर लेफ्ट राइट, यानी हमेशा ये एक मोशन करेगा। ओके। थर्ड उन्होंने क्या देखा कि जब गैस के पार्टिकल कोलाइड करते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में आकर टकरा रहा है। ठीक है, और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी या फिर दीवार, मतलब सपोज करो ये डायग्राम है। ठीक है, अगर इसकी वॉल्स पर आकर टकरा रहा है। ठीक है, दीज कॉलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब यहाँ पर कोई भी एनर्जी क्या नहीं हो रही है, लूज नहीं हो रही है। ठीक है। फोर्थ assumption क्या देखा कि द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। अब देखो फोर्स की बात आई, जो मैंने सबसे पहले बोला था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सब पार्टिकल रहेंगे आपस में, या तो बात करेंगे या झगड़ा करेंगे। क्लास में 50 बच्चे होंगे तो या तो बात करेंगे या फिर झगड़ा करेंगे। कोई अपना रील चला रहा होगा, कोई बेचारा पढ़ रहा होगा, राइट। सब अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, राइट। तो ये जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, आर नेग्लिजिबल एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिशन। ठीक है, यानी अगर कोई गैस, हमने इसको कोई एनर्जी नहीं दी, सपोज करो तो बस बलून है, बस उसको छोड़ दो। उसको मारो मत, धक्का मत दो, कुछ मत करो, बस उसको छोड़ दो। तो उस टाइम पर जो इनके पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट। राइट। जो सबसे पहले मैंने समझाया था, कहाँ गया, यहाँ पर। ठीक है, कि क्या किया था इन्होंने, तो जो एफ गैस, जो फोर्स थी गैस में, वो क्या कर रही थी, निग्लेक्ट। राइट। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या देखा इन्होंने, चलो देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ द गैस पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब्ड स्टैटिस्टिकली। अब देखो स्टैटिस्टिकली का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम सारे पार्टिकल्स को, सारे पार्टिकल्स अलग अलग नेचर शो नहीं करते। कि तुम बोलो भाई जो सबसे ऊपर वाला मॉलिक्यूल है वो पतला होगा, उसके नीचे वाला मोटा होगा, सबसे नीचे वाला और मोटा होगा, नहीं। जनरली हम एक मीन या एक एवरेज लेकर उनको समझा सकते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। ये होता है स्टैटिस्टिकली। ठीक है, यानी उनकी प्रॉपर्टीज, जो भी वेलोसिटी वाला पोजीशन जहां भी है, जैसे भी मूव कर रहे हैं, उसको हम जनरली क्या बताते हैं, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी सारे पार्टिकल किसी भी तरीके का मूवमेंट कर सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, फिर से मैं बोलूंगी, ये चीज याद रखना। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि सबसे ऊपर वाला पार्टिकल है मैम, ठीक है, जो सबसे ऊपर है, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर ही ऊपर जाएगा, ये तो ऊपर ही ऊपर मूव करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऊपर भी जाएगा, ये नीचे भी जा सकता है, ये इस साइड भी जा सकता है, ये इस साइड भी जा सकता है। राइट। तो कोई भी पार्टिकल उठा लो, कोई भी एटम उठा लो, ये क्या करेंगे, ये सारे एक जैसे। ठीक है, मतलब जिस तरीके का भी चाहे ये लोग उस तरीके का मोशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये उन्होंने एक सोच लिया, मतलब रिसर्च करने से पहले उन्होंने ये सारी चीजें देख ली कि ये चीजें हो सकती है, हमने मान लिया। कोई प्रूफ नहीं था इस चीज का, उन्होंने देखा नहीं था, उन्होंने जाना नहीं था, बस उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे तुम्हारा बनेगा क्वेश्चन यहाँ से, कि राइट द अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा है मेन क्लास का नोट्स लिखने का, रिकॉर्ड करना है, स्नैपशॉट लेना है, जो चीज करना है। यहाँ से हम लिखेंगे अजम्पशंस, आखिर होते क्या है,
और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं समझना, डायरेक्ट आएगा, राइट द अजम्पशंस, ठीक है। तो आखिर होती क्या है अजम्पशंस, देखता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? क्लियर? पॉस्टुलेट्स क्लियर हुए? नो मैम। किसे क्लियर नहीं हुआ है? एक बार चैट बॉक्स में बताना। चलो फिर से देखते हैं, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ पॉस्टुलेट्स में। एक बार रीड कर लो, कौन सा पॉइंट में कंफ्यूजन है। ओके, राइट इन द चैट बॉक्स बेटा, जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है, या फिर से एक बार बोलो, कौन से पॉइंट में कंफ्यूजन है। नंबर 5, ठीक है, देखो, नंबर 5 का ये मतलब हुआ, इसको ऐसे डिटेल में समझते हैं, ठीक है। देखो, सपोज करो, इस वाली स्लाइड में देखते हैं, ये वाला एक गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस गैस मॉलिक्यूल में बहुत सारे, सपोज करो बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है। इसे गैस गैस मॉलिक्यूल में सपोज करो 5 आइटम्स, चलो हम 5 लेकर चलते हैं। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5, ठीक है। अब तुम्हारा पॉस्टुलेट क्या बोल रहा है कि हम इन एटम्स के बारे में स्टैटिस्टिकली क्या निकाल सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? अब देखो, उसका मतलब ये है कि कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल किसी तरीके के मोशन के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। मतलब ये फिक्स नहीं है कि वो एक ही टाइप का मोशन करेगा, ठीक है। हमने मोशन पढ़ा है, ठीक ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाए, ठीक है, या एक ही तरीके से रोटेट करे। अगर ऐसा होगा तो हमको हर एक पार्टिकल के बारे में क्या करना पड़ेगा, अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। अब मैं तो तुमको छोटा एग्जांपल लेके बता रही हूँ, जनरली तो एक गैस में सपोज करो 1000 या लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो क्या हम इन 1000 मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्टडी कर सकते हैं एक एक मॉलिक्यूल को उठाकर? नहीं। तो उन्होंने ये देखा कि सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जनरली एक जैसा मोशन या किसी भी टाइप का मोशन कर सकता है, ठीक है। एक जैसा मोशन से मतलब मेरा ये नहीं कि अभी तुम कंफ्यूज हो जाओ कि मैम ने बोला एक जैसा मोशन यानी सब ऊपर जाएगी, नहीं। एक जैसा मोशन मतलब वो अपने फ्री है, ठीक है, मतलब उनको किसी भी डायरेक्शन में जाना है वो उस डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो अगर हमको इनकी स्टडी करना है, तो हम जैसे एक मीन निकालते हैं ना, या एवरेज निकालते हैं, हम एक मीन या एक एवरेज अजम्पशन या एक एवरेज आइडिया लेकर इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है उस पोस्टुलेट में कि, एक बार फिर से देख लो, द बिहेवियर ऑफ द गैस पार्टिकल, उनके बिहेवियर को हम स्टैटिस्टिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक एवरेज बता सकते हैं कि ऐसा एवरेज सारे पार्टिकल्स मिलकर शो करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल गैस पार्टिकल, एक एक पार्टिकल के बारे में हम क्या बताते हैं, फॉलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम ये बोल सकते हैं कि दे आर फ्री टू डू, ठीक है। अगर हम एक सिंपल सा अजम्पशन ले रहे हैं, तो उसमें से जो इवेंट होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी एक चीज को करने के लिए वो क्या है, प्रोबेबल है, राइट, कि अगर उनको ऊपर जाना है तो वो उस ऊपर वाले डायरेक्शन में जाएंगे, या किसी इस डायरेक्शन में जाना तो इस डायरेक्शन में, दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, उनपे किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंपल। अब क्लियर हुआ? किसी को डाउट? अब एक बार 1 प्रेस करो चैट बॉक्स में अगर क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे।
ओके, चलो। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला assumption। अब सबसे पहला assumption क्या है? A gas consists of a very large number of identical molecules। ठीक है, यानी पहला assumption उन्होंने ये माना कि जो एक गैस होती है उसमें क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, सबका शेप साइज एक जैसा है, दे आर आइडेंटिकल इन नेचर। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब सिंपल सा यहाँ पे लिखा है कि स्क्वाड जस्टिफाइड, मतलब फिर बाद में प्रूफ भी हुआ। जस्टिफाइड मतलब बाद में सही भी निकला, जो उन्होंने अज्यूम किया था कि हाँ, एक गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक गैस में? 6.023 × 10⁻26, यानी जो तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर होता है, राइट। एक गैस पार्टिकल में अप्रॉक्स इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पहला अजम्पशन क्या था, वेरीफाई भी हुआ। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, ये तुम्हारा बाद में आएगा, ठीक है, पीवीएनआरडी, बट जनरली उस टाइम पे उन्होंने ये देखा कि अगर दो गैस मॉलिक्यूल है, सपोज करो एक ए है और एक बी है। ठीक है, अगर हम इनको सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पर रखते हैं, सपोज करो इसको हमने P2 V2 T2 पे रखा। ठीक है, कोई एक टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम पे रखा, और इसको हमने एक अलग प्रेशर वॉल्यूम पर रखा। तो एट द एंड हमको रिजल्ट क्या देखने को मिला कि जो N1 था वो N2 के बराबर था। ठीक है, यानी ये कितने के इक्वल था, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल कर आया था तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो पहला अजम्पशन सिंपल था कि एक गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और आइडेंटिकल है। ठीक है, नेक्स्ट अजम्पशन देखते हैं। नेक्स्ट अजम्पशन क्या बोलता है, द गैस मॉलिक्यूल कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट मास। अब देखो, पॉइंट मास का तो थ्योरी गलत है। ठीक है, मतलब जो अज्यूम किया है वो उनके अकॉर्डिंग ठीक है, बट अगर हम रियल में बोले तो रियल में किसी चीज का पॉइंट मास नहीं होता, राइट। कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है। कोई भी मास क्या होता है, जीरो नहीं होता है, वरना वो क्या हो जाएगा, वो तो वैक्यूम हो जाएगा, है ना, अगर मास जीरो हो गया तो पॉइंट मास से उनका ये मतलब है कि ऐसा जाना गया कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल रहता है तो उसका जो डायमीटर रहता है, ठीक है, अप्रोक्स कितना रहता है, 3 एंगस्ट्रॉम तक का रहता है। ठीक है, यानी 2 से 3 एंगस्ट्रॉम तक का ये डायमीटर होता है, मतलब इतना छोटा होता है। ठीक है, और उनके बीच का जो सेपरेशन होता है, ये शायद 10⁻⁻⁹ के उसमें होता है। मतलब जो मॉलिक्यूल होता है वो तो बहुत छोटा होता है, राइट, बट उनके बीच का जो सेपरेशन है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये उन्होंने क्या देखा, गैस मॉलिक्यूल क्या हम मान सकते हैं कि बहुत छोटा एक पॉइंट मास का होता है, उसकी ज्यादा क्या होता है, मतलब ज्यादा भारी नहीं होता है। ठीक है, बहुत हल्का होता है। नेक्स्ट अजम्पशन क्या था, सब स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, अगर नहीं ले पाओ तो मुझको एक बार बोल देना, ठीक है, हैंड रेस करके, तो मैं वहां पे रुक जाऊंगी। ओके, देखते हैं। थर्ड क्या था, द गैस मॉलिक्यूल आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन। तो ये हमारा पोस्टुलेट में था। देखो, उन्होंने पोस्टुलेट में से सोचा था और वो चीज असम्पशन में क्या निकल कर आई, अज्यूम किया कि गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हमेशा क्या करते हैं, रैंडम मोशन। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा वही आया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन, ऑल पोजीशंस आर इक्वली प्रोबेबल। ठीक है, फिफ्थ पोस्टुलेट फिर से, कि फिक्स नहीं है कि वो एक ही जगह पर रहे, वो किसी भी जगह पर आ सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ वाले मॉलिक्यूल को जो ऊपर है, नीचे तक आने में टाइम लगेगा, बट हम ये नहीं बोल सकते कि वो वहीं रहेगा। ठीक है, मतलब उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तो ये हमारा क्या था, थर्ड, द गैस मॉलिक्यूल्स आर हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ओके, जिगजैग मूवमेंट, एग्जैक्टली राज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स फील्ड, मतलब एक्सटर्नल फोर्स फील्ड क्या होती है, हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, द मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द कंटेनर। मतलब जैसे मैंने अभी बोला कि तुम एक बलून लो, उसको छोड़ दो, ठीक है, उस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, एक यूनिफॉर्म यानी एक जैसी पोजीशन में होंगे। ठीक है, और अगर हमने थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, ठीक है, तो फिर ये क्या होंगे, जिगजैग मोशन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, यानी जो हम आइडियल गैस मानते हैं, ठीक है, जिसके लिए ये assumptions लिए गए, उनके अकॉर्डिंग क्या हुई कि इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है बाहर से, इसको हमने एक आइसोलेटेड बंद डब्बे में रख के छोड़ दिया। ठीक है,
बाहर से हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, बट ऑब्वियसली रियल में तो क्या होगा, ये अजम्पशन सही होगा या नहीं? सोचो। नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर आप गैस को छोड़ भी दोगे, पर फिर भी उसके मॉलिक्यूल्स तो हिलते रहेंगे ना भाई, वाइब्रेट करेंगे ऊपर नीचे। तो ये assumption तो गलत हो गया। बट हम मानते हैं, जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये लिखते हैं कि क्या होता है कि अगर बाहर से कोई फील्ड नहीं लग रहा है तो मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, अपनी पोजीशन पर बैठे रहेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिफ्थ assumption क्या है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एक्सपीरियंस फोर्स ओनली ड्यूरिंग कोलिशन। ठीक है, क्या है ये कि कोई भी मॉलिक्यूल फोर्स तब एक्सपीरियंस करता है जब उसको झटका लगे। कोलिशन क्या होता है? एक बार फिर से सोचो, टकराना। राइट, अगर एक पार्टिकल है ये दूसरे पार्टिकल में जाके टकरा रहा है, राइट, तभी जाकर क्या होगा, तभी जाके उस पर फोर्स उसको महसूस होगा। अगर तुम बैठे हुए हो तुमको कोई फोर्स महसूस नहीं होगा, बट ऑब्वियसली फोर्स लग रहा है, मेरे चेहरे पे हवा आ रही है, ठीक है, और कोई ना कोई एक सर्टेन प्रेशर भी आ रहा है, ठीक है, या किसी तरीके के कुछ फोर्स लग रहा है, राइट। बट अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन आप क्या बोल रहे हो कि एक मॉलिक्यूल को फोर्स तभी महसूस होगा जब आकर कोई उसको मारे, राइट, जब कोई उसका आके टकराए, जब आप आपस में टकराओ, राइट। तो दिस assumption implies that there are no intermolecular force। ये चीज भी गलत है, राइट, बट हम मान रहे हैं आइडियल में, ठीक है, तो मान लो भाई जब बोला है तो, कि वॉल्स ऑफ कंटेनर में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है अनटिल एंड अनलेस तुम उसको आपस में क्या कर देते हो, टकरा देते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस कैन बी थॉट एज ऑफ मूविंग अबाउट फ्रीली। मतलब उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं, वो अपना आपस में फ्री कर रहे हैं। इट मीन्स दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इस चीज पे इतना मत समझो, ये हम जब थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब जब हम तुम आइडियल रूल पढ़ोगे पीवीएनआरटी, तब ये चीज समझ में आएगी। अभी के लिए बस इतना समझो कि हमको केवल ये लिखना है कि आइडियल गैस में जब एक्सपीरियंस या किसी भी तरीके के फोर्स का एक्सपीरियंस कब लेता है वो, जब उस पे कोलिशन हो, जब कोई आगे उसको मार के जाए। सिंपल, इस चीज से याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस बिहेव एज परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर। ठीक है, ये चीज भी गलत है, बट हम मानते हैं कि कोई भी गैस है, ठीक है, सपोज करो एक ये गैस मॉलिक्यूल है और एक ये गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी इनके बीच में अगर कोई कॉलिशन हो रहा है, ठीक है, सपोज मतलब ये सपोज करो एक कंटेनर है, ठीक है। हम देखते हैं ना एक रील कि वो क्या करता है, साउथ की मूवीज में क्या होता है, जब आकर से धप्पाक से किसी के चेहरे पे मारते तो उसका चेहरा यहाँ से क्या दिखता है, हमको यहाँ से डिफॉर्म होते हुए दिखता है, राइट। यही बात हो रही है कि अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल है, अगर ये दीवार से टकरा रहा है तो ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ। कि अगर ये यहाँ पर भी जा रहा है तो यहाँ पर भी ये क्या है, एक स्फेयर ही है। अगर बीच में है तो भी ये स्फेयर है, और अगर इस कॉर्नर में तो भी ये स्फेयर है। यानी अगर ये दीवार से टकरा भी रहा है तो भी इसका फॉर्म क्या है, शेप चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये था हमारा सिक्स्थ अजम्पशन। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली राजा को कोलिशन के बिफोर भी पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे, वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। बट आइडियल गैस थ्योरी में हम यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल रहे हैं। रियल में ऐसा होता है, राइट, बट यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, सेवेंथ, द ड्यूरेशन ऑफ द कोलिशन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिशन। ठीक है, मतलब देखो अलग अलग पार्टिकल है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल, इसको थोड़ा सा इमेजिन करो। ये आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, ठीक है, ये भी इससे टकराया, ठीक है। तो जब ये एक आपस में टकरा रहे हैं, एक पार्टिकल आकर दूसरे पार्टिकल से टकरा रहा है, ठीक है, इस टाइम इंटरवल को, ठीक है, और दूसरा टाइम इंटरवल कौन सा हुआ, ड्यूरेशन ऑफ कोलिशन, मतलब कितनी देर तक के लिए टकरा रहा है, कितनी देर तक के लिए, अगर हम यहाँ पे रखें, कितनी देर तक के लिए वो टकरा रहा है, उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल यानी इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, किस चीज को, कि कितनी देर तक वो टकरा रहा है, उस चीज को, कितनी बार भी वो टकरा रहा है, उस चीज से, सिंपल भाषा में, ठीक है। 11th, द ड्यूरेशन ऑफ द कोलिशन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिशन। ठीक है, मतलब देखो,
कि बहुत सारे कोलिशन होगा, वाइब्रेट होता रहेगा, ठीक है। तो हम टाइम ड्यूरेशन तो हम नोट ही नहीं कर पाएंगे ना भाई, क्योंकि कितनी देर के लिए टकरा रहा है, हो सकता है वो नैनो सेकंड या पिको सेकंड तक के लिए बस टकरा है, राइट। तो उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को हम यहाँ पर निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एट्थ assumption, ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव विद द सेम स्पीड। ये चीज हमने देख ली थी प्रोबेबल वाली डेफिनेशन में, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब सारे मॉलिक्यूल्स की सेम स्पीड नहीं होती है, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल तेज भी हो सकता है, कोई कम भी हो सकता है, एक एवरेज लेकर चलता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है मतलब तुम बोलो कि मैम आप बोल रहे हो सेम स्पीड नहीं होती है, तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि एक पार्टिकल बहुत ज्यादा मूव कर रहा हो, गैस फाड़ के निकल जाए बाहर, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कि तुम बोलो कि मैम यहाँ पे तो हो सकता है कोई पार्टिकल निकल जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक हम एवरेज लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सबकी सेम स्पीड नहीं होती, ठीक है, सबकी अलग अलग होती। तो वही आया मीन वैल्यू, फिफ्थ पॉस्टुलेट, ठीक है। यानी सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी स्पीड या अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से क्या करते हैं, मूव करते हैं, और ये वाली चीज फैक्ट है, ये तो हमने पढ़ा भी है, देखा भी है, राइट। लेट्स सी लास्ट अजम्पशन, यहाँ पे तुम्हारा अजम्पशन खत्म, ठीक है। लास्ट अजम्पशन क्या है, नाइन्थ, कि ऑल द मॉलिक्यूल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कोलिशन, ठीक है। द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस assumption was validated by ब्राउन। जो अभी कोई बोल रहा था zigzag मोशन, है ना, zigzag मोशन क्या होता है, ब्राउनियन मोशन पढ़ा है ना। ब्राउनियन मोशन में क्या बोलता है वो, हमारे ब्राउन साहब क्या बोलते हैं कि एक अगर गैस कंटेनर है या गैस मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर ये इससे टकराया पहले और ये इससे टकराया, ठीक है, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, सपोज करो ये वाला मॉलिक्यूल था, ये जाके पहले इससे टकराया, ठीक है, इससे टकरा के वापस आया अपनी पोजीशन पे, फिर जाकर ये इससे टकरा गया, ठीक है। थोड़ी सी सिचुएशन इमेजिन करो, भीड़ में हो, ठीक है, ट्रेन पे हम जब उतरते हैं ओवर ब्रिज से, ठीक है, बहुत भीड़ है, एक ने धक्का दिया, तुम आके दूसरे में टकराओगे, वहां से जब तक बचोगे तो पीछे आकर किसी और से टकराओगे, राइट। तो जब आप एक जगह से हिलकर दूसरी जगह पर टकरा रहे हो, तो आप क्या रहोगे, एक स्ट्रेट लाइन में रहोगे। मतलब ये नहीं है कि आप गोल घूम जाओ, ठीक है। मतलब उसका पोजीशन या क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, कि तुमको एक किसी ने धक्का दिया, तुम जगह पर गोल घूम गए और फिर तुम दूसरी जगह पे जाके टकरा रहे हो, नहीं। अगर एक ने तुमको धक्का दिया है, तो तुम एक स्ट्रेट पोजीशन में ही जाकर उससे टकराओगे, और वहां से वापस आकर तीसरे से टकराओगे, ठीक है। ये सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन, कोई बोलेगा तो नहीं। यानी अगर सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है, बार 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 ये कहीं ना कहीं टकरा रहा है, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ टकराया, फिर दूसरे से टकराया, फिर तीसरे से टकराया, फिर यहाँ से गोल 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 घूमता हुआ आया, फिर इसके पास टकराया, नहीं। तो ये चीज गलत है। क्या पाया गया कि अगर ये बार बार सक्सेसिव कोलिशन हो रहा है, बार बार ये जाकर आपस में टकरा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी अजम्पशंस, 9 है, आप 9 लिख कर आओगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। अगर एक भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताओ, यहाँ तक हमने पूरी अजम्पशंस पढ़ी, एक बार सम अप कर लेते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बोलना, ठीक है। पहला क्या था, अ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हमको भी पता है, ठीक है। एक इसको याद रख लो, कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर से याद रख लो, ठीक है। दूसरी चीज, गैस मॉलिक्यूल को हम एक पॉइंट मास बोल सकते हैं, मतलब मास बहुत कम, ठीक है। इस चीज को इससे याद रखो, सॉलिड लिक्विड गैस वाले से, कि सॉलिड का मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड का उससे कम, और गैस का उससे भी ज्यादा कम। यानी हम बोल देते हैं कि गैस में जो मास है वो बहुत कम है, ठीक है। पॉइंट मास मतलब बहुत कम, ठीक है। द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन, मतलब ये क्या करते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं, कभी भी ये शांत नहीं बैठते, ठीक है। आप कभी भी उठाओ, कुछ ना कुछ ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा या हिलता रहेगा, राइट। In the absence of an external force field, the molecules are
डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर तुमने बाहर से कोई झटका नहीं लगाया है, ठीक है, अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, जब तक बाहर से प्रिंसिपल नहीं आएगा, कोई हिलेगा अपनी जगह से? नहीं हिलेगा। सब क्या करोगे? यूनिफॉर्मली बैठे रहोगे, राइट। तो क्या है, जब तक बाहर से कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या फील्ड नहीं है, तब तक कंटेनर में मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे? एक यूनिफॉर्म पोजीशन में बैठे रहेंगे, ठीक है। The molecules of a gas experience force only during collision, ठीक है। वही चीज, जब तक वो बैठे हुए हैं तब तक वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में बैठे हुए हैं कि आइसोलेट, भाई हमको कुछ महसूस नहीं हो रहा, ठीक है, ना हमको हवा महसूस हो रही है, ना हमको पानी चाहिए, राइट। कुछ महसूस नहीं हो रहा। बट हाँ, अगर तुम हमको धक्का दोगे, फिर हमको लगेगा कि हाँ हमको हवा की जरूरत है, राइट। मतलब सिंपली एक आइसोट्रोपिक मॉडल, जो हम थर्मल में पढ़ते हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स में, कि बाहर से कोई चीज नहीं आ रही है, उसको एक कमरे में बंद कर दिया है, इस कमरे में बेचारे को बंद कर दिया है, तो कुछ नहीं पड़ रहा, ठीक है। यानी इस पे फोर्स कभी लगेगी जब इससे आकर कोई बात करेगा, ठीक है, यानी टकराएगा। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस बिहेव्स परफेक्टली इलास्टिक, ये चीज हो गई, मतलब तुम उसको अगर धक्का मार दो, दीवार पे मार दो, उसका शेप चेंज नहीं होगा, यानी बॉल, ठीक है। ऑब्वियसली इट्स रॉन्ग, सॉलिड बॉल होती है, ठीक है, बट हमने मान लिया कि अगर आप धक्का भी दे रहे हो, वो हार्ड स्फेयर की शेप पे रहेगा, वो डिफॉर्म नहीं होगा। द ड्यूरेशन ऑफ कोलिशन इज नेग्लिजिबल, क्योंकि वो इतनी बार कोलाइड हो रहे हैं आपस में कि हम देख ही नहीं पा रहे, हम गिनी या नोट के लिए टकरा रहा है, राइट। यानी जो ड्यूरेशन है वो क्या है? नेग्लिजिबल, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल्स एक स्पीड से मूव नहीं करते, और जो सक्सेसिव कोलिशन होता है वो किस लाइन में होता है? स्ट्रेट लाइन में। क्लियर? तो क्लास 5 मिनट में एंड होने वाली है। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछो, अगर नहीं है तो इन 2 पेजेस का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और अगर नेक्स्ट क्लास में मैंने पूछा कि मुझको अजम्पशन बताओ, तो कितने लोगों को याद रहेगा? पहले देखते हैं यार, सब लोग सो रहे हो कि जाग रहे हो? कैमरास तो सबके ऑफ है, तुम लोग पढ़ भी रहे हो कि क्या कर रहे हो? हाँ सुश्री बोलो। मैम मुझे याद रहेगा इसीलिए हैंड रेज किया था। गुड, वेरी गुड। किसी को डाउट? एक बार डाउट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी अजम्पशन के बेसिस पे हम क्या देखेंगे? इसी काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशन पे हम लॉज देखेंगे, ठीक है, तुम्हारे बॉयल्स लॉ, ठीक है, राउट्स लॉ, ये सारी चीजें देखकर हम आइडियल गैस थ्योरी पढ़ेंगे। और इसके बाद हम प्रेशर देखेंगे, आखिर ये प्रेशर अफेक्ट कैसे कर रहा है, जिसके बेसिस पे तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक बार जल्दी से स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट ले लो, कोई अगर लिख रहा है तो लिख लो, ठीक है।